क्या भारत में किसी भी व्यक्ति को उसकी खून पसीने की कमाई से बनाए हुए घर पर रहने का अधिकार नहीं? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि कोई बुलडोजर चला करके आपके सपनों के घर, आपके सपनों के आशियानों को धराशायी कर दे? क्या भारत भी नॉर्थ कोरिया की तरह बनता जा रहा है? अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये ख्वाहिश है कि उसके सपनों का आशियाना कभी न छूटे। आपका घर, आपका आंगन, उसकी दीवारें और दीवारों पर लगी तस्वीरें आपके परिवार का इतिहास बयां करती है। चाहे बाप दादा का पुश्तैनी मकान हो, चाहे अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ आशियाना। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि कोई बुलडोजर चला करके आपके सपनों के घर, आपके सपनों के आशियानों को धराशायी कर दे? ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के रतलाम में, जहां 13 जून को एक व्यक्ति के बेटे को सांप्रदायिक हिंसा के केस में गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उसका पुश्तैनी मकान गिरा दिया गया। वहीं राजस्थान के उदयपुर की मैं बात करूं तो स्वाधीनता दिवस के अगले दिन एक व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उसके किराएदार के बेटे पर हत्या का आरोप। अपने मेहनत की कमाई से बनाया हुआ आशियाना रातों रात उसे तोड़ देना, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को सड़क पर ले आना और उनके सामने उनके घर को टूटता हुआ दिखाना, ये भयावह दृश्य है, ये डरावना दृश्य है। आप सुनिए इस बच्ची को ये क्या कह रही है उत्तर प्रदेश से। अवैध है तो वैसे सरकार भी अवैध होगी क्योंकि हम लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, और अगर वो कहते हैं ये घर अवैध है तो वो सरकार भी अवैध है। So I am requesting that please leave our houses. If you break our, this is my humble request. देखिए, हम लोग बीजेपी को इतना वोट देके जिताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी छत छीन लेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय योगी जी से कि वो यहाँ पे आके हम लोग से बात करें और यहाँ की समस्या सुने, फिर उसी हिसाब से हमारा घर तोड़े, ऐसे ना तोड़े जैसे आपने अकबर नगर को आपने तोड़ा है जैसे, तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम लोग के पास सारी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, वाटर टैक्स है, सब कुछ है, तो आपका कैसे हक होता है मेरे घर तोड़ने का? बुलडोजर चलवाओ। क्या भारत में किसी व्यक्ति को अपने खून पसीने की कमाई से बनाए हुए घर में भी रहने का अधिकार नहीं है? चवेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1996 केस में सुप्रीम कोर्ट ने आश्रय का अधिकार यानी राइट टू शेल्टर को एक फंडामेंटल राइट माना है। ये दो मूल अधिकारों को मिलाकर के बनता है आर्टिकल 19(1)(e) जो कहता है कि भारत के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को रहने और बसने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यदि प्रशासन के द्वारा किसी के घर को तोड़ने की कार्रवाई की जाती है तो यह उसके पास अंतिम विकल्प होना चाहिए, यानी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। 28 साल बाद यानी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को दोहराते हुए कहा है कि देश भर में सख्ती के नाम पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जो गैर कानूनी है, उस पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस BR गवई एवं जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपने 95 पेज के फैसले में यह कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी के घर को उजाड़ना संविधान के विरुद्ध है, यह अराजकता का प्रतीक है एवं अंतिम विकल्प होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति अपराधी है तो उसके घर को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। लेकिन यहाँ न सिर्फ अपराधी से घृणा है बल्कि उसके धर्म से भी घृणा दिखाई देती है। क्या भारत भी नॉर्थ कोरिया की तरह बनता जा रहा है? मेरे प्रिय भारतवासियों, जहाँ भारत का संविधान विधि के शासन पर काम करता है, जो कहता है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता। शक्तियों का विभाजन वहीं ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत कार्यपालिका यानी शासन और प्रशासन, अफसर और अधिकारी, इनको कानून लागू करने का अधिकार दिया गया है। वहीं न्यायपालिका यानी कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से आर्टिकल 50 के तहत भी स्वतंत्रता दी गई है, इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो किसी भी प्रकार का आदेश कार्यपालिका को दे सकती है। यही हुआ इस जजमेंट में, जहां अपने आदेश में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई के 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस देना है, जिसकी एक रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रति उस संबंधित व्यक्ति के पास जाएगी और एक उसकी संपत्ति पर चस्पा की जाएगी। उस नोटिस में यह साफ साफ लिखा होना चाहिए कि यह निर्माण क्यों गैर कानूनी है, सरकार के किस नियम का इसने उल्लंघन किया है और ये कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। संबंधित पक्ष को अपनी दलील रखने का मौका भी मिलेगा और यदि कार्रवाई आगे बढ़ती है तो अंतिम नोटिस में उस पक्ष की दलील को भी सामने रखा जाएगा।
यदि इसके बाद भी कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी और लोकल गवर्नमेंट के पोर्टल पर उसकी पूरी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोर्ट के आदेश का कोई भी अफसर उल्लंघन करता है तो उस पर कोर्ट की अवमानना लगेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 129 के तहत और अनुच्छेद 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी को भी अपना आदेश न मानने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना के तहत दंडित कर सकते हैं। वहीं यदि यह पाया गया कि निर्माण कानूनी था और उसको गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर से गिराया गया है तो न सिर्फ कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, बल्कि वापस निर्माण करा करके भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि निर्माण का एक हिस्सा गैर कानूनी है तो उस पूरे हिस्से को तोड़ने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, जहां न्यायपालिका में तारीख पर तारीख मिलती है, वहीं इस तारीख में दिया गया जजमेंट लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए एवं इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।